हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। इसी के साथ में हम एक सीरीज चलाया करते हैं आज का इतिहास, इंग्लिश में कहें तो टुडे इन हिस्ट्री, यानी कि आज के दिन इतिहास में क्या घटित हुआ था, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हम कवर करते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। हमारी इस कक्षा के दो भाग होते हैं। पहला भाग करंट अफेयर से संबंधित होता है और दूसरा भाग ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित होता है। हमारी ये जो कक्षा है वो सुबह 6 बजे प्रीमियर लगाई जाती है अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 1 जून के दिन आप सभी का स्वागत है इस सुप्रभात सीरीज में। आपको इस कक्षा की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और आपको वहां पर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलेगा। जितनी भी क्लासेस आज तक हुई हैं सभी की पीडीएफ मैंने वहां पर प्रोवाइड करवा दी हैं। आपको सर्च करना है एड्यूरोही 24। इसके अलावा आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, व्हाट्सएप चैनल एटसेट्रा। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से डायरेक्ट आप हमें फॉलो कर सकते हैं। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं 8307730527। अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 1 की तरफ, यानी कि डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज की तरफ। इसमें कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज को हम कवर करेंगे, उनकी एनालिसिस करते हुए आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो चलिए जी, पहली न्यूज हमारे सामने है। हमास सेज इट इज रेडी फॉर ए कंप्लीट एग्रीमेंट इफ इजराइल स्टॉप्स वार। हमास ने कहा है कि अगर इजराइल युद्ध रोक देता है तो वह पूर्ण समझौते के लिए तैयार है। हालांकि आप सभी को पता है, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको लगातार हमास इजराइल के युद्धों के बारे में जानकारी मिलती रही है। तो काफी समय हो गया है इस युद्ध को होते हुए। अब इसी के बीच में हमास का ये बयान आया है कि वो पूर्ण समझौते के लिए तैयार है अगर इजराइल इस युद्ध को रोक देता है तो। द लेटेस्ट हमास स्टेटमेंट्स came as Israel pressed on with an offensive on the southern Gaza city of Rafah, despite an order by International Court of Justice, जिसे हम ICJ कहते हैं। और ये क्या है? टॉप यूएन कोर्ट है। इस टॉप यूएन कोर्ट ने इजराइल को आदेश दिया था कि वो हमले को रोक दे। इस हमले के रोकने के आदेश के बावजूद भी इजराइल ने दक्षिणी गाजा शहर राफा पर अपना आक्रमण जारी रखा हुआ है। इसी के चलते हमास का ये बयान आया है कि हम तैयार हैं समझौते के लिए अगर इजराइल इस युद्ध को रोक दे तो। हमास said on Thursday it had told mediators it would not take part in more negotiation during ongoing aggression but was ready for a complete agreement including an exchange of hostages and prisoners if Israel stop the war। हमास ने गुरुवार को कहा कि उसके मध्यस्थों से बात चल रही है और आगे जो भी युद्ध होने वाले हैं उसमें हम इसे रोक सकते हैं। और इसके बदले में वो क्या देंगे? जो भी बंदी बना रखे हैं हमास वालों ने इजराइल के लोगों को, उनको छोड़ देंगे और साथ में जो भी जितने भी कैदी बंधक हैं उनकी अदला बदली करने के लिए, पूर्ण समझौता करने के लिए तैयार हैं अभी हमास के लोग। तो यहां पर थोड़ा सा एक प्यारा सा क्वेश्चन बता देंगे इजराइल हमास युद्ध के बारे में। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है। अभी आपको ये बताना है इस युद्ध की पृष्ठभूमि क्या है। जब आप इस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे
तब आपको इस क्वेश्चन की पृष्ठभूमि के बारे में बखूबी पता चल जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा के तहत इजराइल पर हमला किया था। जी हां, बिल्कुल सही बात है। ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत इजराइल पर हमला किया था हमास ने। यह बात है 7 अक्टूबर 2023 की। उसके विरोध में जवाबी कार्यवाही करते हुए इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स चलाया। उस ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स के तहत हमास पर जवाबी कार्यवाही करते हुए इजराइल ने हमला किया। यह बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, दोनों ही पॉइंट ठीक है। तीसरा पॉइंट देखने का प्रयास करेंगे। भारत ने इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। ये जो है ना, ये पॉइंट गलत लिखा हुआ है, क्योंकि भारतीय नागरिकों को इजराइल से निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन विजय नहीं चलाया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन अजय चलाया था। ठीक है ना। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? ऑपरेशन विजय, जो कि गलत है। इसी वजह से हम क्या लिखेंगे यहां पे? कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? पहला और दूसरा, यानी कि जिन्होंने ए ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया है आप सभी का। तो अगर मैं आपसे पूछूं हमास की स्थापना कब हुई थी, तो आप कमेंट में बताएंगे हमास की स्थापना, इसके बारे में आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे जल्दी से। यहां पर थोड़ा सा मैप के माध्यम से भी समझ लेते हैं। ये रहा ईरान। ईरान के अगर आप पश्चिम में जाएंगे तो इराक है, इधर सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, और उसके भी पश्चिम में इजराइल आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। इस इजराइल की यहां पर थोड़ा सा हम व्यवस्थित क्रम में देखें तो ये रहा इजराइल का मैप। इस इजराइल में भी यहां पर गाजा पट्टी आपको दिखाई दे रही होगी। इस गाजा पट्टी को भी थोड़ा सा बड़ा करके देखा जाए तो ये रही गाजा पट्टी। ठीक है ना। और इस गाजा पट्टी के दक्षिण में एक क्षेत्र है जिसका नाम है राफा। और ये जो राफा है, यहां पर इजराइल के लोगों ने हमला कर दिया है, यानी कि इजराइल की सेना ने हमला किया है, जो कि गाजा स्ट्रिप के लोगों के लिए एक सुरक्षित जोन था। अब इस राफा क्षेत्र पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई है। इसी वजह से आपको पता है एक ट्रेंड चल रहा है, ऑल आईज ऑन राफा, यानी कि पूरे विश्व की निगाहें इस राफा क्षेत्र पर हैं। सभी बॉलीवुड के जो भी एक्टर एक्ट्रेस हैं, लगभग उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं इस मुद्दे पर। और भी नामचीन लोगों ने इस मुद्दे पर क्या दिया है? अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। तो आपको बताना है कि कितनी ये सही है, क्या इन्होंने गलत किया, क्या सही किया। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने भी तो हमला किया था सबसे पहले इजराइल पर, ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत। तब तो किसी बॉलीवुड के नेता ने कोई भी टिप्पणी नहीं की कि वहां पर लोगों के साथ में कुछ ऐसा वैसा हो रहा है। लेकिन अभी जैसे सोशल मीडिया पर बड़ी एक तादाद में बॉलीवुड का बायकॉट करने की बात कही जा रही है, उनका कहना यह भी है कि इनको कुछ भी मालूम नहीं है। इनको तो ये भी नहीं पता राफा जगह कहां पे है, लेकिन इनको बोलना जरूरी है। इनका मुख्य मकसद क्या है? लाइमलाइट में आना। बस इतना सा इनका कार्य रहता है। हर इस प्रकार के मुद्दे पर ये अपनी टिप्पणी देते रहते हैं। और जब मुद्दा गंभीर हो जाता है तो फिर वो जो भी स्टोरी होती है, जो भी पोस्ट होती है, वो डिलीट करनी पड़ती है उनको, है ना। तो इस प्रकार से अभी चलो यहां पर आप समझने का प्रयास करेंगे इजराइल। और इस इजराइल के बारे में तो मैंने बता दिया कि किस प्रकार से हमास के साथ युद्ध शुरू हुआ। ये इजराइल जो है, इसकी राजधानी क्या है? यरूशलेम। कई बार आपको पढ़ने को मिलेगा जेरूशलेम, तो आपको इसमें कोई भी घबराना नहीं है। या फिर आपको कई बार ऐसा भी पढ़ने को मिल सकता है जेरूशलेम। तो एक ही बात है, ठीक है ना। स्पेलिंग इंग्लिश में तो एक ही रहती है। और ये इजराइल यूएन का भी सदस्य है। इस इजराइल ने 11 मई 1949 को
यूएन की सदस्यता ग्रहण की थी। और ये रहा इजराइल का राष्ट्रीय ध्वज, यहां पर आप देख पा रहे होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ईडी अटैच 291.8 करोड़ असेट्स इन इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड अम्यूजमेंट लिमिटेड केस। ईडी, जिसे हम क्या बोलते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय ने इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड मामले में 291.18 करोड़ की संपत्ति जो है वो जब्त कर ली है। द ईडी प्रोब इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर्ड बाय गुरुग्राम पुलिस अगेंस्ट इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड अम्यूजमेंट एंड इट्स अदर एसोसिएटेड कंसर्न फॉर अलीग्ड चीटिंग एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये जो ईडी की जांच है ये किस पर आधारित है, तो इस इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड अम्यूजमेंट लिमिटेड के खिलाफ में गुरुग्राम की पुलिस है उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी। उसी का ये परिणाम है कि ईडी ने वहां पर ये क्या कर लिया है, उनकी संपत्ति जब्त कर ली है। और इसमें कहा गया है कि लगभग 1500 निवेशकों के साथ इन्होंने फ्रॉड किया है, 1500 इन्वेस्टर्स के साथ इन्होंने फ्रॉड किया है हाउसिंग स्कीम को लेकर, और उनके 400 करोड़ रुपए इन्होंने खा लिए। 400 करोड़ से ज्यादा रुपए की इन्होंने क्या की है, धोखाधड़ी की है। ये संपत्तियां इंटरनेशनल अम्यूजमेंट के पास एंटरटेनमेंट सिटी लिमिटेड में नोएडा के ग्रेट इंडिया पैलेस मॉल में 3.93 लाख वर्ग फुट से भी अधिक की बिना बिक्री व्यवसायिक जगह के रूप में है ये। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहता है, हमारे लिए रहता है ये ईडी क्या है। ईडी, इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। और जैसे आपको पता है यही है वो ईडी जिसने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में एक मोर्चा छेड़ा था। बार बार ये उनको नोटिस पहुंचाया करते थे और बाद में करते करते एक दिन ऐसा आ ही गया कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया ईडी के द्वारा। अब चलो बताएंगे आप सभी, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी इंग्लिश में कहें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो इस ईडी की स्थापना कब हुई थी, आपको बस केवल इतना सा बताना है, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना, तो जिन्होंने लिखा होगा ना 1 मई 1956 उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी। हालांकि जैसे हम बात करते हैं इस ईडी के मुखिया कौन होते हैं, तो उसमें ईडी के एक निदेशक होते हैं। नवंबर 2021 की बात है जब भारत के राष्ट्रपति ने 2 अध्यादेश जारी किए थे जिसमें ईडी के निदेशक के कार्यकाल को 2 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया था, 5 वर्ष करने की अनुमति दे दी थी। पहले इनका टाइम पीरियड 2 साल का हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद में ये हमें बातें देखने को भी मिली, आपने न्यूज के माध्यम से सुना भी होगा। इस ईडी का मुख्य मकसद क्या है, तो जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग के जो मुद्दे होते हैं वो यही संभालती है। ठीक है ना, जो पैसों से संबंधित भ्रष्टाचार की जो बातें हैं वो इन्हीं के अंतर्गत चला करती हैं और ये उन पर कार्यवाही भी करते हैं। ये एक बहु अनुशासनात्मक संगठन है जो अवैध धन को वैध करना, यानी कि जिसे हम मनी लॉन्ड्रिंग कह देते हैं, उससे संबंधित अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करता है। कोई भी शख्स ऐसा पाया जाता है कि उसने अवैध धन को वैध कर दिया है, यानी कि काले धन को उसने क्या है, एक दिखाने व्हाइट मनी के रूप में पेश किया है, अगर इनको पता लग जाए तो ये उन पर फिर कार्यवाही करते हैं। इस प्रकार का इनका ये कार्य है। भारत सरकार की ये एक प्रमुख वित्तीय जांच एजेंसी है, वित्तीय जांच एजेंसी। आपको अगर ये पूछा जाए कि ये भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के तहत
कार्य करती है, तो इसका नाम से ही आपको शायद पता चल गया होगा, पैसों से संबंधित है, जाहिर सी बात है वित्त मंत्रालय आपका नाम आ जाएगा इसमें। तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करने वाली एक एजेंसी है, ठीक है ना। और जैसे हम बात करें इसके मुख्यालय की, मुख्यालय के बारे में भी आप आसानी से बता देंगे, इसका मुख्यालय बना हुआ है नई दिल्ली में, ठीक है। इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। जब हम बात कर रहे होते हैं 25 जनवरी 1950 को क्या घटना घटित हुई थी, तो 25 जनवरी को एक उसकी स्थापना हुई जो वोटिंग के बारे में बताते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, कमेंट में आप बता देंगे अगर आपको ध्यान में हो तो। मान के चलो कोई भी पार्टी आपस में लड़ झगड़ रही है, उसका समझौता कौन करवाता है, किसी भी पार्टी को इलेक्शन का चुनाव चिन्ह कौन देता है, तो नाम आता है भारतीय निर्वाचन आयोग का। भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसे हम भारतीय चुनाव आयोग भी बोल देते हैं, उस भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी के तहत सारी जो इलेक्शन की गतिविधियां हैं वो होती हैं। 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया। पहली लोकसभा के चुनाव कब हुए थे आप सभी को पता है, 1951-52 की बात है। और 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन हो गया। और इस पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो नाम आता है जीवी मावलंकर। इनके बारे में आपने बखूबी नाम सुना होगा। 13 मई 1952 को क्या हुआ था, इस पहली लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ, ठीक है। इस प्रकार से आपको बातें ध्यान में रखनी है, बिल्कुल सिंपल सा है। इस प्रकार हमारी ये इस कक्षा का भाग नंबर पहला संपन्न हुआ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पहला भाग पसंद आया है तो लाइक कर देंगे इस वीडियो को, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं हमारी इस वीडियो के भाग नंबर 2 की तरफ, यानी कि टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। तो चलिए जी, आज के दिन क्या खास है तो उसी के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। आज के दिन अंतरराष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये? हर साल 1 जून को मनाया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है, बाल रक्षा यानी कि जो बालक होते हैं उनकी रक्षा करना, उनकी रक्षा करने के लिए लोगों को प्रेरित करना, इसी एक प्रेरक के रूप में यह दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी, यानी कि इस दिवस को मनाने की शुरुआत, ये बात है 1949 की, जब इसकी शुरुआत हुई। और इस दिवस को पहली बार कहां पे बनाया गया? रूस में मनाया गया था। सबसे पहली बार रूस में मनाया गया। रूस में अंतरराष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार सन 1949 में बनाया गया। इसका निर्णय मॉस्को में अंतरराष्ट्रीय महिला लोकतांत्रिक संघ की एक विशेष बैठक में लिया गया था। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करने के लिए हमें जरूरी है कि हम प्रयास करें और लोगों को भी ये बात ध्यान में दिलाएं कि बच्चों के अधिकार जरूरी हैं, उनका आपको पालन करना चाहिए। उनकी ये जो इच्छा कह लीजिए या फिर जो उनका अधिकार है उसका सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर जैसे बात करते हैं, सबसे पहले 1949 में रूस के द्वारा बनाया गया और फिर ये दिवस 1950 में बाद में पूरे विश्व भर में लगभग मनाया गया था ये। तो इस प्रकार आपको बातें ये ध्यान में रखनी है। 1 जून की बात करें, 1 जून 1950 यानी कि अगले साल दुनिया भर के अगर टोटल देशों की बात करें, वैसे तो हम कहेंगे 51 देश, तो 51 देशों के बाद 51 देशों के द्वारा यह बनाया गया था, ठीक है।
अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। आज के दिन एक और भी दिवस मनाया जाता है जिसे हम विश्व दुग्ध दिवस कह देते हैं, यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे। यानी कि ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हर साल 1 जून को। नाम से ही पता चल रहा है विश्व भर में दूध के प्रति जो एक भाव है वो लोगों के सामने रखने के लिए विश्व दुग्ध दिवस पूरे विश्व में इसी वजह से मनाया जाता है कि इस उत्सव के दौरान दूध को एक वैश्विक भोजन के रूप में केंद्रित किया जा सके, पेश किया जा सके। दूध के संबंध में ध्यान आकर्षित करवाना और दूध उद्योग से जुड़ी हुई गतिविधियों के प्रचार प्रसार के लिए भी अवसर प्रदान करना, ये इसका कार्य है। विभिन्न उपभोक्ताओं और देश उद्योग के कर्मचारियों के भाग लेने के द्वारा कई देशों जैसे कि मलेशिया, कोलंबिया, रोमानिया, जर्मनी, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, इन्होंने भी क्या कर दिया, इस दिवस को मनाने की शुरुआत की। ठीक है ना। और जैसे हम बात करते हैं प्रथम बार ये दिवस कब मनाया गया, प्रथम बार कब मनाया गया था ये दिवस, तो बात है ये 1 जून 2001 की, जब ये दिवस पहली बार मनाया गया था। तो इस प्रकार आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अब चलो हम चलते हैं आज के दिन जिनकी जयंती है उनके बारे में जानने के लिए। यहां पर ये फोटो आपको दिखाई दे रही होगी, इनका नाम क्या है, इनका नाम है एस मुखर्जी। और जब इनका पूरा नाम लिखा जाता है तो सब्यसाची मुखर्जी। सब्यसाची मुखर्जी जो है इनका पूरा नाम था। आज इनकी जयंती है। और ये किसके लिए जाने जाते थे, तो ये एक न्यायाधीश थे। इनकी जयंती है, इनका जन्म 1 जून 1927 को हुआ था और इनकी मृत्यु 25 सितंबर 1990 को हुई थी लंदन में। और जन्म से ये भारतीय थे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो हमारे भारत में, यानी कि जो कोलकाता क्षेत्र है, तत्कालीन कलकत्ता, वहां पर इनका जन्म हुआ था। अभी इनके बारे में आपको बताना है एक प्यारा सा क्वेश्चन। सब्यसाची मुखर्जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइएगा कि इनमें से कौन सा कथन सत्य रहेगा। जल्दी से बताने का आपको प्रयास करना है। ये भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश रहे, तो ये 20वें मुख्य न्यायाधीश रहे हमारे भारत की कोर्ट के। सब्यसाची के पिता राय बहादुर बिजॉय बिहारी मुखर्जी बंगाल प्रेसिडेंसी के महानिदेशक रहे थे। जी हां, ये बात ठीक लिखी हुई है। ठीक है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सब्यसाची मुखर्जी को जुलाई 1968 में कोलकाता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। तो क्या ये बात ठीक है, क्या आप कहेंगे जी हां ये बात ठीक लिखी हुई है। फिर देखो थर्ड पॉइंट के बारे में, सब्यसाची मुखर्जी ने जून 1982 में 8वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया। तीसरा पॉइंट भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। सब्यसाची मुखर्जी 18 दिसंबर 1989 से 25 सितंबर 1990 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे। तो क्या ये बात ठीक लिखी है, क्या आप कहेंगे जी हां ये बात भी ठीक लिखी हुई है। 25 सितंबर 1990 तक ये रहे थे और 25 सितंबर 1990 पर जब ये पद पर ही थे, यानी कि जब ये मुख्य न्यायाधीश की भूमिका में थे, उसी वजह से कहा जाता है कि इनकी लंदन में मृत्यु हो गई थी। इनको क्या था, मधुमेह था और फिर इनको क्या पड़ गया, इनको दिल का दौरा पड़ गया जिसकी वजह से मृत्यु हो गई इनकी, यानी कि बीच कार्यकाल के इनकी मृत्यु हुई थी। तो उपरोक्त सभी जिन्होंने लिखा होगा ना उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। सब्यसाची मुखर्जी के संबंध में सभी बातें बिल्कुल ठीक लिखी हुई हैं। ये हमारे भारत के 20वें मुख्य न्यायाधीश रहे थे। कार्यकाल में मरने वाले सब्यसाची मुखर्जी दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे।
तो जब आपसे पूछा जाए कि ऐसे पहले न्यायाधीश कौन थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी, तब नाम आता है H.J. कानिया। और दूसरे व्यक्ति कौन थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, तो नाम आप लिख देना सब्यसाची मुखर्जी का। तो चलिए जी, अब हम जानने का प्रयास करते हैं आज के दिन जिनकी पुण्यतिथि है उनके बारे में। तो यहां पर ये फोटो आपने जरूर देखी होगी। इनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो है ना, वो क्या थे, तो वो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे। अब हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी की आज पुण्यतिथि है, हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनका जन्म 19 मई 1913 को हुआ था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक क्वेश्चन पूछा गया था वनडे एग्जाम में कि आंध्र प्रदेश में ये किस भूमिका में रहे थे, तो वहां के ये मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी, यानी कि 1 जून 1996 को। अब जैसे बात करते हैं इनका राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक ये हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे। अब चलो जी, इनके बारे में एक प्यारा सा क्वेश्चन बताएंगे। भारत के राष्ट्रपतियों पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में आपको लिखना है। तो जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे, इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन ठीक रहेगा। पहले व्यक्ति कौन थे, यानी कि पहले राष्ट्रपति हमारे कौन थे, तो नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको बिहार के लाल के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति थे उस समय उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और यही सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे दूसरे राष्ट्रपति भी बने, ठीक है ना। उसके बाद में एंट्री होती है डॉक्टर जाकिर हुसैन की। डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब क्या लिखना है आपको, नाम से ही पता लग गया होगा। यहां पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला हो नहीं सकता, दूसरा भी हो नहीं सकता। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद में कौन आए थे, तो नाम आता है वीवी गिरी का। अब वीवी गिरी यहां पे लिखा हुआ है तीसरे ऑप्शन में भी और चौथे में भी। उसके बाद में देखें वीवी गिरी के बाद में कौन आए थे, तो नाम आता है फखरुद्दीन अली अहमद। अब यहां पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। जिन्होंने डी ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत ही बढ़िया। डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। फखरुद्दीन अली अहमद के बाद में नीलम संजीव रेड्डी हमारे भारत के राष्ट्रपति बने, और ये हमारे भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने, तो आप कहेंगे हमारे भारत के ये 6ठे राष्ट्रपति रहे। अभी चलो थोड़ा थोड़ा हम समझने का प्रयास कर लेते हैं। ये कौन है, ये हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा की दूसरी बैठक में संविधान सभा के द्वारा परमानेंट प्रेसिडेंट चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला 26 जनवरी 1950, जब हमारा भारत गणतंत्र भारत बना, उसी टाइम से ये हमारे राष्ट्रपति बने, और 13 मई 1962 तक ये हमारे राष्ट्रपति रहे, पहले राष्ट्रपति। उसके बाद में हमारे दूसरे राष्ट्रपति कौन रहे थे, तो नाम आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति रहे। तो उपराष्ट्रपति कब रहे थे, जब हमारे भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उसी समय की बात है। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस समय हमारे भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। बाद में इनको मौका मिला राष्ट्रपति बनने का, और ये 13 मई 1962 को राष्ट्रपति बने, और 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे। उसके बाद में
हमारे भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन रहे? तो नाम आता है डॉक्टर जाकिर हुसैन का। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। और कब से कब तक ये रहे? तो ये रहे थे 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक। और ये डॉक्टर जाकिर हुसैन वही हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। भारत के पहले राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, तो नाम लिख देना डॉक्टर जाकिर हुसैन का। जब इनकी मृत्यु हो गई तो फिर उस समय हमारे भारत के उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, और वीवी गिरी को फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया। इन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया, फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया। और फिर क्या किया गया? वीवी गिरी ने फिर हमारे भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। ये वही हैं वीवी गिरी जिन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। वीवी गिरी फिर बाद में कब बने थे? तो ये 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक ये हमारे क्या रहे? राष्ट्रपति रहे, चौथे नंबर के। ठीक है ना। और उसके बाद में फिर नाम आता है फखरुद्दीन अली अहमद का। फखरुद्दीन अली अहमद ये हमारे देश के 5वें राष्ट्रपति बने। और कब से कब तक इन्होंने कार्यभार संभाला? तो 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक रहे। और ये भी वो राष्ट्रपति है जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, तो नाम आता है फखरुद्दीन अली अहमद का। उस समय हमारे यहां पर उपराष्ट्रपति थे बीडी जत्ती। इनकी मृत्यु के बाद बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया। और इसी के साथ में फिर हमें एक नए राष्ट्रपति दिखाई देते हैं नीलम संजीव रेड्डी, जिनकी आज पुण्यतिथि है। उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। नीलम संजीव रेड्डी ये हमारे भारत के छठे राष्ट्रपति रहे 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। ठीक है, छठे नंबर के ये राष्ट्रपति रहे। नीलम संजीव रेड्डी के बारे में कहा जाता है कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति रहे जो निर्विरोध चुने गए थे। तो नीलम संजीव रेड्डी के बारे में आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपको पता है फिर ज्ञानी जेल सिंह हुए, आर वेंकट रमन का नाम आता है, शंकर दयाल शर्मा का नाम आता है। उसके बाद में के आर नारायण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद। और वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू का नाम आप लिख दीजिएगा। इस प्रकार से ये हमारी इस कक्षा का दूसरा भाग भी संपन्न हुआ। दोनों भागों की आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एक क्वेश्चन भी आपको वहां पर दिया जाएगा। अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही हैं तो आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप चैनल एटसेट्रा। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप YouTube पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। और वहां पर कम्युनिटी नाम का एक ऑप्शन होता है YouTube पे, उस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। उन क्वेश्चंस की मैंने बेस्ट एक्सप्लेनेशन वहां पर दी हुई है। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको ये दोनों भाग पसंद आए हैं तो लाइक कर देंगे, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एड्यूरोही 24। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खेलते रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।